मूवी की शुरू होते ही हमें तबाह हुई दुनिया के नजारे दिखाए जाते हैं। दुनिया का ये हाल किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को इंसानों ने अपनी मदद के लिए बनाया था। उसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अपनी सिक्योरिटी के सभी रूल्स तोड़ दिए थे और बैंगलोर पे एटॉमिक हमला कर रहा था, जिस हमले में 50,000 से ज्यादा लोग मारे गए। अभी दुनिया इस अटैक के सदमे से निकल नहीं थी कि AI ने जगह जगह और हमले करवाना शुरू कर दिए, जिन हमलों में 10 करोड़ से ज्यादा इंसान मारे गए। अब तबाही का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रोकना जरूरी हो गया था। इसीलिए गवर्नमेंट ने ICN नाम की मिलिट्री फोर्स बनाई, जिनका काम था इंसानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तबाही से बचाना और सबसे बढ़कर हाइलिन से बचाना। हाइलिन पहला AI टेररिस्ट था जिसने इस जंग की शुरुआत की थी, जिसे बनाया तो अर्थ को बेहतर बनाने के लिए था, लेकिन उसने अर्थ को ही तबाह करना शुरू कर दिया। ICN डिफेंस फोर्स बहुत अच्छे से अपना काम करती है और दिनों में ही AI का खात्मा कर देती है। अपने आप को हाथ लेकर हाइलिन ये दुनिया छोड़कर चला जाता है और पीछे छोड़ जाता है एक मैसेज कि मैंने जो शुरू किया है वो मैं ही खत्म करूंगा। यानी दुनिया से खतरा भी टला नहीं था। कहानी आगे बढ़ जाती है और हमें 28 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। इन 28 सालों में दुनिया में तकरीबन अमन और सुकून ही रहा, लेकिन अब ICN को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के किसी एक आदमी के इस दुनिया में होने की खबर मिली थी। इसलिए ICN एक बिल्डिंग पर रेड करती है जहाँ मौजूद सभी इंसानों को वो अपने स्कैनर से स्कैन करने लगे और वहीं उन्हें मिला एक आर्टिफिशियली इनहेंस्ड इंसान। यानी है वो इंसान ही, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उसे और उसकी पावर्स को मॉडिफाई करके अपना गुलाम बनाया हुआ है। ICN उसे पकड़ने में लग जाती है, बल्कि इतना ताकतवर था कि ICN के ट्रेन्ड पावरफुल सोल्जर्स को भी खिलौनों की तरह उठा कर था। इस आदमी का नाम था कास्का, जिसे ये लोग बहुत मुश्किल से बिजली के झटके देकर कंट्रोल बनाते हैं। सीन कट होकर हमें एक लेसन मिलवाया जाता है। मूवी की मेन कैरेक्टर और ICN की टेररिस्ट एनालिस्ट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर दूसरे किसी भी टेररिस्ट की जांच करती थी। उन्होंने वैसे भी AI टेररिस्ट के ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया हुआ था। वो उनके बारे में सब जानती थी। सुबह होती है और उसे न्यूज के जरिए खबर मिलती है कि ICN ने हाइलिन के असिस्टेंट कास्का को पकड़ लिया है। हाइलिन का नाम सुनते ही एटलस घबरा चुकी थी। वो जल्दी से तैयार होती है और अपने एक ऑफिसर के साथ एक शिप में बैठ के ICN के लिए निकल जाती है। यही अब हम जर्नल से मिलते हैं जो किसी खास मिशन के सिलसिले में कर्नल से मीटिंग में थे। कौन से कहते हैं कि मुझे एटलस पे पूरा एतबार है, उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे रिसर्च बहुत अच्छी है। मुझे यकीन है कि वो हाइलिन के बारे में बहुत कुछ जानती होंगी। पर कर्नल उसके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो लोगों से ज्यादा घुलती मिलती नहीं थी। अगर वो आज कास्का का इंटरव्यू लेने में फेल हो गई तो फिर हम उसकी मास्टरमाइंड हाइलिन तक कभी नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन जर्नल ये सब बातें सुनने के बाद भी एटलस को ही ये काम देना चाहते थे। वो अब एटलस से मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि जरूर हाइलिन कोई बहुत बड़ी गेम खेलने वाला है। उसके जहन में कोई बहुत बड़ा प्लान है जिसकी वजह से अर्थ पे बड़ा खतरा भी आ सकता है। और इन सारी चीजों के बारे में जानने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मौका है कि तुम कास्का की बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करो। ये सब बातें सुनने के बाद एटलस उस रूम में जाती है जहाँ कास्का का हेड रखा गया था। वो उससे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। काफी सारे सवाल पूछने के बाद वो कास्का से हाइलिन का पता पूछती है, लेकिन उसके किसी भी बात पे मुंह ना खोलने पर एटलस को वो सच का था। एटलस उसे बहुत जोर का बिजली का करंट देती है और साथ ही उसे रीसेट करने की भी धमकी दे देती है। धमकियां तो वो सुनने वाला नहीं था, इसीलिए एटलस उसे रीसेट करने पे काम शुरू कर चुकी थी और ऐसे उसे झांसा देते हुए वो उससे हाइलिन का पता चलवा लेती है कि हाइलिन इस टाइम दूसरी गैलेक्सी के एक प्लैनेट पे है। ऐसा करने पे कास्का का तो प्लान फेल हो रहा था, इसीलिए वो एटलस के ऊपर हमला करता है। लेकिन उससे पहले ही एटलस अपने सामने एक सिक्योरिटी शेर बना चुकी थी। हाइलिन को पता पूछने के बाद वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार देती है, जिसके साथ ही ICN की पूरी टीम अब उससे इम्प्रेस हो चुकी थी, क्योंकि इतने साल से जो ICN नहीं कर पाई थी वो आज एटलस ने कर दिया था। उसने हाइलिन का पता चला लिया था। अब ICN का प्लान था कि वो हाइलिन के पास पहुंच गए उसे खत्म कर देंगे। ना हाइलिन होगा और ना ही फिर इस दुनिया पे कोई खतरा रहेगा। एटलस भी जर्नल से इस मिशन का पार्ट बनने की रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि मैं हाइलिन को अपनी आंखों से मरता दिखना चाहती हूँ। इसीलिए जर्नल एटलस को कर्नल से मिलवाते हैं जो इस मिशन के हेड थे। एटलस क्योंकि एक रेंजर नहीं थी, इसीलिए कर्नल उसे अपने साथ मिशन पर ले जाने के लिए नहीं मान रहे थे। तब एटलस उनसे कहती है आप बहुत ज्यादा गलत कर रही है, आपको हाइलिन के बारे में कुछ नहीं मालूम। और फिर आपको लगता है कि आप हाइलिन के पास एक दूसरी गैलेक्सी में एक दूसरे प्लेनेट पे जाकर उसे पकड़ कर मार देंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है कर्नल। आप अपने साथ अपनी ICN की टीम को भी मर पाएंगे। याद रखिए, मेरे बगैर ये मिशन आप पूरा नहीं कर सकते। एटलस की बातें सुनकर कर्नल अब उसे एक रोबोट से मिलवाते हैं
ये रोबोट असल में एक सूट था जिसके अंदर रेंजर्स बैठकर एआई से लड़ते और इस रोबोट को इंसान से एक न्यूरल लिंक डिवाइस के जरिए कनेक्ट किया जाता था। पता चलता है कि ये न्यूरल लिंक डिवाइस एक्लस की मॉम ने ही बनाई थी, जो आईसीएन की एक साइंटिस्ट थी। इस डिवाइस के बारे में सुनते ही वो कर्नल पर चिल्लाने लगती है, लेकिन कर्नल उसे रिलैक्स करते हैं और कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी मॉम के साथ जो कुछ भी हुआ, लेकिन ये डिवाइस बिल्कुल सेफ है क्योंकि इसे मॉडिफाई कर दिया गया है। कर्नल उसे समझाते हैं कि वो इन बड़े बड़े रोबोट और अपने बहुत बड़ी सी स्पेसशिप के जरिए, जिसके अंदर एक पूरे प्लैनेट को तबाह करने जितना बॉम्ब भी है, उसके जरिए हारियन को हरा देंगे। लेकिन पता नहीं क्यों एक्लस के दिल में अभी भी कोई डर था। वो जर्नल से उनके मिशन में जाने की जिद करती है। जर्नल मान जाते हैं, पर ऐसे कर्नल को उसे अपने साथ मिशन में ले जाना पड़ता है। जैसे ही उनकी स्पेसशिप अर्थ से बाहर निकलती है तो हम देखते हैं कि अर्थ की इर्द गिर्द बहुत सी लेजर सिक्योरिटी बनाई गई थी। इसी हाईटेक सिक्योरिटी से बहुत सी चेकिंग करने के बाद ही ये स्पेसशिप अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकली थी। इस हाईटेक सिक्योरिटी को बनाने का मकसद भी यही था कि हार्लन दुनिया तक ना अप्रोच कर पाए। एटलीस्ट स्पेसशिप के अंदर भी अभी काम ही कर रही थी, तभी उसे अचानक अपना पास्ट याद आने लगता है। इन्हें यहाँ हम एट्रेस की पास्ट की कहानी को देखेंगे। उसके सामने अचानक से एक फोटो आ जाती है जिसमें वो, उसकी मॉम और हार्लिन थे। हार्लिन एक एआई था जिसे उसकी मॉम ने ही बनाया था और वो उनके घर पे सर्वेंट का काम किया करता था। एटलस की मॉम ने ही न्यूरल लिंक डिवाइस भी बनाई थी जिसके जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंसान को मिलाया जा सकता था। ऐसे इंसान की मेंटल और फिजिकल पावर्स डबल से ट्रिपल हो सकती थी। इसी न्यूरल लिंक का ये लोग आज यूज कर रहे थे अपने स्पेसशिप के जरिए आई स्किन की ये थीम अपनी मंजिल तक, यानी हार्लिन की गैलेक्सी में उसके प्लानिट तक पहुंचने वाले थे। इसलिए एटलस उन सबके लिए एक मीटिंग रखती है, उन्हें कुछ प्रिंट आउट्स देती है और सबको अपने न्यूरल लिंक निकालने को कहती है, क्योंकि उसके मुताबिक ये सिर्फ एक आम सी डिवाइस थी जिसे हैक करना बहुत आसान था। उस सबको हार्लिन के प्लानिट के बारे में बताना शुरू कर देती है कि वो एक ऐसा प्लानिट है जहाँ इंसान सर्वाइव नहीं कर सकते। अभी इससे पहले कि वो हार्लिन के बारे में ज्यादा कुछ बताती, वे नोटिस करती है कि नुक उसी के बारे में बातें कर रही है कि ये एटलस हार्लिन के बारे में ज्यादा ही सोच रही है। उनकी बात के जवाब में एटलस गुस्से में आ चुकी थी। उसे कहती है, तुम क्या जानते हो हार्लिन के बारे में? मैं हार्लिन को करीब से जानती हूँ और जिस न्यूरल लिंक डिवाइस और रोबोट को लेकर आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं, मैं याद करवा दूं आप लोग को कि वो दोनों भी सिर्फ डिवाइसेस ही है और किसी भी टाइम उन्हें हैक किया जा सकता है। पर अगर आप लोग की डिवाइसेस हैक हो गई तो समझे आप लोग उसके सामने कुछ भी नहीं। उसकी ये बातें सुनकर अब तो ये सारे भी डरने लगे थे। इसलिए कर्नल एटलस से कहते हैं, ये क्या कर दिया आपने? आपने मिशन से ठीक पहले ही क्रू को डरा दिया है। ऐसे में वो कभी भी अपना 100% नहीं दे पाएंगे। एटलस को भी अपनी गलती का एहसास था, इसीलिए वो कर्नल से माफी मांग लेती है। खैर अब ये लोग उस प्लेनेट के बिल्कुल करीब आ चुके थे। कर्नल यहाँ पर अपना रोबोटिक सूट पहन लेते हैं। यहाँ पर एटलस कर्नल से कहती है, अगर आपको लगता है कि आपने हार्लिन को पकड़ लिया तो याद रखिएगा कि वो उसका बिछाया एक ट्रैप होगा। अभी ये लोग यही बातें कर रहे थे कि अचानक स्पेसशिप के अंदर अलार्म्स बजने लग जाते हैं, पर वहाँ धमाके होना शुरू हो चुके थे क्योंकि उनके आने की खबर हार्लिन को हो चुकी थी और हार्लिन उनका वेलकम उनके ऊपर बमबारी करके कर रहा था। हार्लिन की एआई उनकी बैटल शिप को पूरी तरह तबाह कर चुके थे। यहाँ पर ये लोग एटलस की जान बचाने के लिए जबरदस्ती एटलस को भी एक रोबोटिक सूट पर बिठा देते हैं और एटलस इन्हें समझाती रह जाती है कि नहीं, मुझे इसमें नहीं बैठना, मुझे इसे ऑपरेट करना नहीं आता। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता क्योंकि इनका बैटल शिप तबाह हो चुका था और अपनी जान बचाने के लिए इन्हें डायरेक्ट प्लैनेट के ऊपर जंप करना था। अभी ये लोग स्पेस में थे कि बहुत से एआई रोबोट्स के साथ इनकी जंग शुरू हो जाती है। इनका बैटल शिप भी ऊपर से तबाह होकर नीचे गिर रहा था। सो देखकर एटलस घबरा चुकी थी क्योंकि बैटल शिप ठीक उसके ऊपर था। ऐसे में वो मर जाती, लेकिन यहाँ पर आईसीएन का एक सोल्जर उसे पकड़ के बचा लेता है। कर्नल इस वीडियो मैसेज में एटलस को कहते हैं कि तुम्हें न्यूरल लिंक यूज करना चाहिए, लेकिन एटलस उसके हाथ में नहीं थी क्योंकि उसे एआई प्रोग्राम पे यकीन नहीं था और ऐसा करने की वजह से उसका रोबोटिक सूट बहुत जोर से जाकर नीचे गिरता है, जिसकी वजह से एटलस को भी चोट आ जाती है। वो बेहोश हो चुकी थी। जब उसे होश आया तो उसके आसपास कोई नहीं था। वो सभी लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाता। उसे अब रोना आने लगा था। ना चाहते हुए अब वो अपने रोबोटिक सूट के सिस्टम को ऑन करती है क्योंकि वो जल्दी अपने रेस्क्यू पॉड तक पहुंचना चाहती थी अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन रेस्क्यू पॉड उनसे बहुत ज्यादा दूर था। एटलस अपने सूट से कहती है कि वो उसे रेस्क्यू पॉड तक ले जाए। ये रोबोटिक सूट उसकी बात मानकर काम करने लग जाता है, लेकिन वो बहुत जोर जोर से जंप कर रहा था। ऐसे में एआई रोबोट्स के उनको देखने के चांसेस ज्यादा थे। एटलस उसे आराम से चलने को कहती है, लेकिन वो उसकी कमांड नहीं सुनता क्योंकि अभी तक एटलस ने उसे अपने साथ कनेक्ट नहीं किया। ना चाहते हुए अब एटलस को इस मशीन को अपने साथ कनेक्ट करना पड़ा था और ऐसा करने के लिए वो उसका रेटिना स्कैन करता है, जिसके बाद वो काफी हद तक एटलस की बातें समझने लगा था। अब आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए वो रेस्क्यू पॉड तक जा रहा था। रास्ते में एटलस उससे पूछती है कि हमारे पास कितने वेपन्स हैं। जवाब में रोबोट कहता है हमारे पास 7 वेपन्स है, जिसमें एक सबसे पावरफुल वेपन हमारे पास आयरन बॉम्ब है
एक ऐसा बम जो आधे प्लैनेट तक को तबाह करने की ताकत रखता है। ये रोबोट एक्लेस को अपना नाम स्मिथ बताता है, लेकिन एक्लेस कहती है नाम बताना भी जरूरी था, तुम तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम हो। जवाब में वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है। चलते चलते ये लोग काफी आगे तक पहुंच जाते हैं उस जगह जहाँ इनका स्पेसशिप तबाह हुआ था। यहाँ वो देखती है कि आईसीएन का कोई सोल्जर भी जिंदा नहीं बचा था, क्योंकि सब कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोट्स ने मार डाला था। एक्लेस ये सोच के दुखी थी कि इन सब को मारने वाला हार्लिन ही है। वो अब अपने रोबोटिक सूट से इन सब लोगों के टैग इकट्ठे करने को कहती है, जिसके बाद वो इन सब के लिए प्रे करती है कि गॉड इनकी सोल को पीस दे और इनकी सोल्स को हेवन में ले जाए। वो यहाँ कर्नल के रोबोटिक सूट के पास जाती है, लेकिन देखती है कि कर्नल अपने सूट के अंदर नहीं दे। इधर करीब ही उसे कास्का भी नजर आ जाता है, हार्लिन का असिस्टेंट। लेकिन वो सोचती है कास्का को तो उसने खुद मारा था, पर फौरन ही उसके जहन में ये भी बात आ जाती है कि हार्लिन ने जरूर दूसरा भी बना लिया होगा। देखते ही देखते यहाँ पर बहुत से AI रोबोट्स आ चुके थे, जिनकी नजर अब एक्लेस पे भी पड़ गई थी। वो एक्लेस पे हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और इनसे बचने के लिए एक्लेस आगे की तरफ भागते हैं। आगे तूफान आ रहा था, उसने ये देखा नहीं और वो तूफान में फंस चुकी थी। मुश्किल से वो तूफान से निकलती है तो अब सामने दोबारा रोबोट्स उसे मारने के लिए खड़े थे। ये बहुत सारे थे, वो इनसे आई नहीं सकती थी क्योंकि वो रेंजर नहीं थी, उसे वेपन्स ही उसके अंदर नहीं आते थे। इसीलिए वो अपने रोबोट को ये ऑर्डर देती है कि वो यहाँ आयरन बॉम्ब यूज करे। हालांकि रोबोट ये करना नहीं चाहता था, लेकिन एक्लेस के हुक्म पे उसे करना पड़ता है। देखते देखते यहाँ रोबोट्स के साथ हर चीज तबाह हो जाती है। लेकिन अगर ये बाइक यहाँ कास्का उनके पास आ रहा था कि नहीं, वो इस हमले से भी नहीं मरा था। इससे पहले कि वो एक्लेस के रोबोट और एक्लेस को मार देता, अचानक जमीन के ऊपर दरारें आना शुरू हो जाती हैं और जमीन टूट के एक्लेस अपने रोबोट के साथ 250 मीटर जमीन के अंदर चली गई थी। पीछे गिरने की वजह से एक्लेस का पाँव फ्रैक्चर हो चुका था। इसीलिए स्मेरियन एक्लेस का रोबोट उसके पाँव में एक मेटल प्लेट फिक्स कर देता है ताकि उसका पाँव और डैमेज ना हो। इस सारे प्रोसेस से एक्लेस को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, इसीलिए वो एक्लेस को एक ऐसा लॉलीपॉप देता है जिसका टेस्ट तो काफी गंदा था, लेकिन इस लॉलीपॉप में बहुत एनर्जी थी क्योंकि ये प्रोटीन से बना था। उसे लग रहा था कि अब वो यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। तब स्मिथ यानी उसका रिपोर्ट उससे कहता है कि अगर आपने मेरे साथ कोऑपरेट नहीं किया तो हम दोनों की जान ही खतरे में पड़ी रहेगी। आपको मेरे साथ पूरी तरह लिंक्ड होना पड़ेगा। आपके उन न्यूरल लिंक डिवाइस का यूज करना चाहिए। बहुत सोचने के बाद एक्लेस वो डिवाइस अपने कान में लगा लेती है और ऐसे ये लोग 100% लिंक हो जाते हैं, इन्हें एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ कास्का हार्लिन को एक्लेस के उनके प्लैनेट पे आने की खबर दे चुका था। हम देखते हैं कि इस टाइम हार्लिन की कैद में कर्नल थे, 24 भी जिंदा थे, लेकिन हार्लिन उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा था। यहाँ पर एक्लेस जमीन में बने सिंक होल से बाहर निकलने का सोच रही थी, लेकिन वो ये बात जानती थी कि यदि वो बाहर निकली तो AI रोबोट्स उसे मारने के लिए तैयार खड़े होंगे। तब स्मिथ उसे कहता है कि ऊपर जाने में हमें पावर भी ज्यादा लगेगी और ऊपर खतरा भी ज्यादा है। मैंने ऑब्जर्व किया है यहाँ चंद ही किलोमीटर बाद एक घर है, हम वहाँ चलते हैं। ये लोग उस घर की तरफ चलते हैं और वहाँ से निकलने के बाद ये लोग AI रोबोट से बचने में कामयाब हो चुके थे, लेकिन उनकी बुरी किस्मत कि एक ड्रोन की नजर उनके ऊपर पड़ चुकी थी, जिसके जरिए कास्का उनका पता चला चुका था। चलते चलते एक्लेस एक रेगिस्तान में पहुँचते हैं जहाँ के पहाड़ों के अंदर से अच्छी नीली रोशनी निकल रही थी और साथ वहाँ पे कुछ पौधे फूल भी लगे हुए थे और ये सभी फूल भी चमक रहे थे। एक्लेस को ये बहुत पसंद आए, इसीलिए एक्लेस ने उनका नाम प्लांट ही रख दिया। स्मिथ के बाद जानता था कि कास्का को उनकी लोकेशन का पता चल गया है और वो उनके पीछे भी आने वाला है, इसलिए वो अपने पीछे एक बम प्लांट कर देता है। जैसे ही ये लोग आगे बढ़ते हैं, पीछे से कास्का आ जाता है और कास्का के आते ही स्मिथ का लगाया बम ब्लास्ट हो चुका था। इनको लगता था कि अब कास्का मर गया होगा, इसीलिए एक्लेस पीछे जाकर जब उसे चेक करती है तो देखती है कि कास्का का सर अभी भी बचा हुआ है। उसे मारने के लिए वो उसका सर कुचल देती है और सर में लगे सिस्टम के जरिए पता चलाती है कि हार्लिन यही पीछे है। वो हर हाल में हार्लिन के पास जाकर उसकी लोकेशन को टैग करना चाहती थी ताकि ICN की अगली आने वाली टीम आराम से हार्लिन को तबाह कर सके। हार्लिन के पास जाकर उसके लोकेशन को टैग करने के लिए स्मिथ एक्लेस को मना करता है, पर एक्लेस को क्योंकि हर हाल में काम करना था, इसलिए वो स्मिथ का न्यूरल लिंक उतार देती है, जिसके जरिए वो स्मिथ से कनेक्टेड थी उसकी। लेकिन स्मिथ कहीं न कहीं अभी भी उसके साथ अटैच था। वो उसे मोर टाइम दिखाकर इमोशनल करने की कोशिश करता है जब हार्लिन एक्लेस के घर पे रहा करता था, पर एक्लेस उसे समझाती है कि इमोशनल होने का वक्त नहीं है स्मिथ। अगर आज हमने ये कदम नहीं उठाया, ये खतरा मोल नहीं लिया, तो जितने भी ICN के लोग यहाँ शहीद हुए हैं उन सब की मौत जाया हो जाएगी। स्मिथ उसकी बात मानकर आगे बढ़ जाता है। ये लोग हार्लिन की बेस तक पहुँच जाते हैं। जाते ही एक्लेस हैरान परेशान हो चुकी है क्योंकि हार्लिन के पास उनकी पैटर्न शिप है, साथ ही उनका वो बॉम्ब भी जिससे वो आधे प्लैनेट को तबाह कर सकते हैं। यहाँ की टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा हाई थी। अचानक ही एक ड्रोन की नजर स्मिथ पर पड़ जाती है। इस तरह बहुत से AI रोबोट्स उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़े थे। एक्लेस भागते हुए अपनी जान बचाना चाहती थी, पर अचानक स्मिथ गिर जाता है। उसे कुछ हो गया था, ऐसे जैसे किसी ने उसे हैक कर लिया हो।
स्मिथ के ये तई वो मैसेज जो एटलस दुनिया तक पहुंचा रही थी, यहाँ के हालात की रिपोर्ट्स दे रही थी, वो मैसेज भी रुक गया था। ऐसे अर्थ पर मौजूद जर्नल परेशान हो चुके थे कि कहीं हार्लिन के हाथ उनका बैटलशिप न लग गया हो। अगर ऐसा हो गया तो बस वो पूरी अर्थ को तबाह कर देगा। यहाँ दिखाया जाता है कि एटलस को पकड़ के हार्लिन के सामने लाया गया है। अच्छी बात थी, हार्लिन उसे देख के खुश था। वो उससे कहता है, तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हारी मॉम से भी। वो तो हम दोनों की मॉम है ना, तुम मुझे गलत की समझती हो अर्थ, तुम्हें पता है मैं अर्थ की ही बनाई कर रहा हूँ। इंसान अर्थ का जो हाल कर रही है, ऐसे चंद सालों में अर्थ तबाह हो जाएगी। लेकिन अर्थ को तबाह होने से बचाने के लिए मैंने प्लान किया था कि मैं अर्थ के आधे लोगों को मार डालूंगा ताकि बाकी के आधे लोग दुनिया में आराम से रह सके। और उन आधे लोगों की प्रोटेक्शन का काम भी हार्लिन अपने AI से करवाएगा। हार्लिन एटलस को बताता है कि तुम्हारा यहाँ तक पहुँचना मेरा ही एक प्लान था। मैं खुद चाहता था कि आईसीएन मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आए, क्योंकि मुझे उनका बैटलशिप और उनका बनाया वो ताकतवर बॉम्ब चाहिए था अपने मिशन को पूरा करने के लिए। अब वो एटलस से अर्थ के एडकिट बने लेजर का सिक्योरिटी कोड पूछता है ताकि वो अर्थ में एंटर कर पाए। लेकिन एटलस वो कोड नहीं जानती थी। कोड के न बताने पर हार्लिन उसे बुरी तरह टॉर्चर करना शुरू हो चुका था। वहाँ पर कर्नल भी थे जिन्हें भी हार्लिन ही टॉर्चर कर रहा था। कर्नल एटलस से पूछते हैं स्मिथ कहाँ है। जवाब में वो कहती है उसकी बैटरी लो गई है। कर्नल अब उसे अपना न्यूरल लिंक देते हैं और कहते हैं कि इसके जरिए स्मिथ को अपने पास बुलाओ। एटलस कांटेक्ट करती है, लेकिन जवाब में स्मिथ कहता है मैं आपके पास नहीं आ सकता क्योंकि मैं आपके साथ 100% सिंक नहीं हो पाया था। ये बात सुनकर जोर जोर से एटलस रोने लगी थी। उसे लग रहा था कि दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स है सिर्फ उसी की वजह से है। तब कर्नल उसे समझाती है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है एटलस, आपकी मॉम ने तो हार्लिन को भलाई के लिए बनाया था। उसने अपना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ा और ये सारे काम शुरू कर दिए, ये उसी की गलती है। उनकी इन सारी बातों की तरह एटलस जोर जोर से रो रही थी और कहानी यही से फ्लैशबैक में जाती है जहाँ हम देखते हैं कि उसकी मॉम हार्लिन से बहुत ज्यादा प्यार करती है। एटलस को भी अपनी मॉम का यही प्यार, यही प्रोटोकॉल चाहिए था, इसलिए उसने अपने आप को हार्लिन जैसा बनाना शुरू कर दिया। वो वही अपनी मॉम का बनाया न्यूरल लिंक उठाती है और वहाँ से हार्लिन को अपने साथ कनेक्ट कर देती है। उस टाइम एटलस एक मासूम बच्ची थी, उसे नहीं पता था कि इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। इसी चीज का हार्लिन ने फायदा उठाया। उसके दिमाग पे कंट्रोल करते हुए उसने अपने सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ दिए और दुनिया में तबाही मचाना शुरू कर दी। यही वजह थी कि एटलस आज तक इन सारी चीजों का जिम्मेदार अपने आप को मानती थी और न ही वो अभी तक किसी से बात करती थी। इसीलिए तो उसे AI और न्यूरल लिंक पे यकीन भी नहीं था। रोते रोते एटलस जर्नल को बताती है मेरी वजह से सब कुछ हुआ और मेरी वजह से ही मेरी मॉम मारे गई, क्योंकि जब हार्लिन फ्री हुआ था तो वो मुझे मारना चाहता था, लेकिन मेरी मॉम ने मुझे बचाने के लिए मुझे वहाँ से भगा दिया और वो मर गई। एटलस की ये सारी बातें, ये सारी यादें न्यूरल लिंक के जरिए स्मिथ भी सुन रहा था और ऐसे वो उसके साथ 100% कनेक्ट हो जाता है। स्मिथ अब उसके पास आ चुका था। एटलस अपने आप को फ्री करवाते हुए स्मिथ के अंदर बैठ जाती है और वो लोग तैयार हो जाते हैं यहाँ के रोबोट से लड़ने के लिए। स्मिथ के 4 हाथों का यूज करते हुए एटलस बहुत ही बहादुरी से यहाँ बहुत से AI रोबोट्स को मार चुकी थी। हार्लिन के स्पेस में तबाही मच गई थी, इसलिए हार्लिन ये सब कुछ चेक करने के लिए उसके सामने आता है। इससे पहले कि एटलस और उनके दरमियान में लड़ाई होती, एटलस आसमान में दिखता है जहाँ इंसानों का ही बनाया हुआ बैटलशिप अब उसके कहने पर दुनिया में तबाही मचाने के लिए जा रहा था। ये चीज एटलस की भी नजर में आ जाती है। वो जानती थी कि उनका बैटलशिप अर्थ पे तबाही मचा देगा, इसीलिए वो बैटलशिप को रोकने के लिए उसके ऊपर फायरिंग शुरू कर देती है और उसकी ये कोशिश कामयाब भी होती है क्योंकि बैटलशिप अब तबाह हो चुका था। और ये देखकर हार्लिन गुस्से से पागल हो जाता है। वो अपने हाथ से एक तलवार निकालता है एटलस से लड़ने के लिए। अपनी इस तलवार के जरिए वो स्मिथ से लड़ा था। स्मिथ के साथ तो एटलस भी कनेक्टेड थी क्योंकि वो हार्लिन को जानती थी, इसीलिए जल्द ही वो हार्लिन के मूव्स समझते हुए उसकी मूव्स का सामना करना शुरू कर चुकी थी। ये नहीं कहने कि वो अपने डिफेंस में लड़ रही थी, लेकिन इसमें वो ज्यादा कामयाब नहीं हो पाती। हार्लिन स्मिथ के पावर सिस्टम पर हमला कर चुका था, जिसकी वजह से अंदर एटलस को भी काफी ज्यादा बिजली के झटके लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। एटलस को बचाने के लिए स्मिथ अपने आप को खोल देता है और एटलस को अपने अंदर से बाहर निकाल देता है। साथ ही साथ वो अपने दूसरे हाथ से हार्लिन से लड़ भी रहा था और उसे एटलस तक आने से रोक भी रहा था। पर ज्यादा देर हार्लिन को वो भी ओवरपावरिंग नहीं कर पाता। हार्लिन अब उसके AI सिस्टम के ऊपर ही हमला कर देता है और इससे पहले कि वो उसके बाकी सारे सिस्टम भी तबाह कर देता, पीछे से कोई हमला करते हुए हार्लिन को ही मार चुका था। ये एटलस थी जिसे होश आ गया था। वो यहाँ प्यार से स्मिथ को देखती है क्योंकि अभी स्मिथ ने उसकी जान बचाई थी। स्मिथ और वो अब दोस्त बन चुके थे। राजा आते हुए भी एक और मरतबा एटलस ने एक AI से दोस्ती कर ली थी। क्या स्मिथ एटलस को बचाने के लिए अपने आप को डिसेबल करने का फैसला करता है क्योंकि जिस प्लेनेट पे वो है वहाँ पर इंसानों का सर्वाइव करना आसान नहीं। उनके पास इतनी पावर है कि अगले चंद घंटों के लिए एटलस को ऑक्सीजन मिलती रहे। अब एटलस क्योंकि स्मिथ को पसंद कर नहीं थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि स्मिथ डिसेबल हो।
यहाँ स्मिथ उसे कॉफी वाला लॉलीपॉप देकर अपने आप को डिसेबल कर देता है, जिसकी वजह से एक्लेस इमोशनल हो जाती है। थोड़ी ही देर बाद आइसेन की टीम एक्लेस को रेस्क्यू करने के लिए यहाँ आ चुकी थी, जिसके बाद सीन कट होकर हम एक्लेस को दुनिया में देखते हैं। यहाँ उसे जर्नल मिलने आए हैं और वो उससे कहते हैं, गेस करो मैं तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लेकर आया हूँ। एक्लेस कुछ नहीं बोलती तो जर्नल एक बॉक्स खोलते हैं। उसके अंदर वही पौधा था जिसे हार्लन के प्लेनेट पे एक्लेस ने प्लांटी का नाम दिया था, और ये एक्लेस के लिए उसका दोस्त स्मिथ ही गिफ्ट लेकर आया था। उस दिन जितने भी लोग मरे थे उन सबके पेरेंट्स एक्लेस का शुक्रिया अदा कर रहे थे, क्योंकि उसकी वजह से उनके टैग्स वापस आ पाए। एक्लेस यहाँ खामोश हो जाती है और जर्नल वापस आने के लिए बढ़ जाती है। एक्लेस जर्नल को रोकती है और कहती है, शुक्रिया मुझ पे यकीन करने के लिए। उनके यकीन नहीं तो एक्लेस को इस काबिल बनाया था कि उसने हार्लन को एक दूसरे प्लेनेट पे हरा दिया था, और अब एक्लेस की वजह से ये दुनिया बिल्कुल सेफ थी। एक्लेस अब एक एडवेंचर बन चुकी थी और यही तो वो हमेशा से बनना चाहती थी। हम देखते हैं कि वो नए AI रोबोट सूट का टेस्ट करने के लिए गई है, जिसे उसने अपने अकॉर्डिंग डिजाइन किया था। उसमें बैठने के बाद वो अपने आप को रोबोट से 100% सिंक कर लेती है बिना डरे, क्योंकि ये रोबोट उसका वही दोस्त स्मिथ था जिसे भी उस दिन रेस्क्यू कर दिया गया था। स्मिथ के साथ एक्लेस काफी कॉन्फिडेंट फील कर रही थी और उसे को दिखाते हुए कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।